हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में हमने कल क्या देखा था? कल हमने स्टार्ट किया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो कल ज़्यादा नहीं, हमने बस यही इतना समझा था कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं जीन महोदय। जीन के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 थी। कौन-कौन सी? एक थी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमने इन चारों का टाइम पीरियड क्या था उसके बारे में देखा था। साथ ही साथ जो जीन महोदय थे, पियाजे महोदय थे, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने जो संवेदी पेशी अवस्था थी उसकी 6 उप अवस्थाएं बताई थी। हमने आपको बताया था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 6 उप अवस्थाएं कौन सी थी, एक बार हम उसे भी समझ लेते हैं। तो पहला था रिफ्लेक्सिव स्कीम था, दूसरा था प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन था, तीसरा था सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, चौथा था कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, पांचवा था टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन और छठा जो कि लास्ट इसकी उपअवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था की, वो थी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। तो कल हमारी बात यहाँ तक हुई थी। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इसकी इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक। कल हमने इतनी इनके बारे में जो अवस्थाएं हैं इनका टाइम पीरियड कल हमने देख लिया था। तो कल की स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी जो हमने लगाई थी वहाँ पर 2, जिसमें हमने उप अवस्थाओं पर चर्चा किया था। तो वो 2 पेज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ जो आपने संज्ञानात्मक विकास की उप अवस्थाओं को अवस्थाओं को देखा था, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक? तो चलिए हम देखते हैं आज अपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। तो इस अवस्था में जैसे जो शिशु होता है, आपने पहले ही देखा, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और यहाँ यही वो अवस्था है जब जो बालक है वो सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है। ठीक। सेंसरी मोटर जो संवेदी पेशी अवस्था थी, जिसका समय था 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों के मानसिक प्रकाशन की योग्यता का काफी विकास होता है। जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक के मानसिक प्रकाशन की जो योग्यता है उसका काफी विकास होता है। इस अवस्था के बालक अपने पूर्व की जो सूचनाएं हैं, जो उनके पूर्व के विचार हैं, घटनाएं हैं, इनका प्रकाशन तो करते ही हैं, साथ ही वे नई सूचनाओं को भी ग्रहण करते हैं। जो बच्चा होता है वो पुरानी चीज़ों को तो ध्यान रखता है, पुरानी घटनाओं को प्रकाशन तो करता ही करता है। साथ ही साथ जो नवीन विचार हैं, उसके जो नवीन सूचनाएँ हैं, उनको भी संग्रहण करता है, उनका भी कन्वर्ज़न करता है, ठीक? कंज़र्वेशन करता है, सॉरी, मतलब संग्रहण करता है, ठीक? अब इसके आगे क्या है? तो अब बालक जो है वह स्व-केंद्रित ना होकर, जो बालक है वह स्व-केंद्रित ना होकर समूह प्रेमी बनता है तथा दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान सीखता है। वह अपने विचारों का आदान-प्रदान करना
सीखता है। तो जो बालक है वो इसी अवस्था में यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसी अवस्था में अपने विचारों का आदान-प्रदान करना सीखता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास होता है, वो काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। वो विभिन्न प्रतिभाओं का जो है प्रदर्शन करने लगता है। जैसे आप देखेंगे जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, वो करता क्या है? तो वो कविता सुनाता है, कविता सुनाना, श्लोक याद करना, पहाड़े याद करना, जानवरों के नाम, फूलों के नाम, शहर के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सारी चीज़ें वो याद करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो जो नवीन सूचनाएँ हैं, जो उसके नए अनुभव हैं, उनके संग्रह से वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पहले वो कम समस्याओं का समाधान कर पा रहा था, लेकिन अब इस अवस्था में वो अधिक समस्याओं का समाधान कर लेता है। वो खेल, अनुकरण, चित्रांकन, भाषा इन सभी के माध्यमों से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने वातावरण को जानने का पूरा प्रयास करता है और इसी अवस्था के बालकों में जो भाषा विकास होता है, वो काफ़ी तीव्रता से होता है। आपने भाषा विकास के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। तो देखिए, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा, जो आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा, जो आपने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा, उसे आप छोड़ देंगे। आपको हर चीज़ को साथ में लेके चलना है, ठीक? तो जो आपने पीछे पढ़ा है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक? जो इस अवस्था का बालक होता है यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक होता है, इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। वो दूसरों के भावों विचारों के बारे में नहीं सोच सकता है। वो आपके भाव, आपके विचार सोचने में असमर्थ होता है कि आपके क्या भाव विचार हैं। वो क्या होता है? वो आत्म केंद्रित होता है, ठीक? तो इतना तो हमने समझ लिया। अब कुछ पॉइंट है जो कि आपकी बुक में दिया गया था, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है बुकों में, जो ये आपको की पॉइंट दे देते हैं, जो मेन पॉइंट होता है वो अलग से दे देते हैं। तो ये मुझे भी बताना आसान रहता है, आपको भी समझना आसान हो जाता है, ठीक? थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम कर दूँगी ताकि आप इसे देख सकें, ठीक? वैसे ये दिख तो रहा ही होगा आपको, ये लीजिए। अब हम इसे आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा कटेगा तो नहीं, थोड़ा-सा और छोटा कर देते हैं, ताकि चीज़ें गायब ना हों, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या-क्या विकास होता है, ठीक? तो जो बच्चा होता है, वो खेल, चित्र निर्माण, कहानियों इन सब के माध्यम से अपने ज्ञान का अर्जन करता है। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी 2 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे, तो उनको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होगा। मेरी भतीजी है, हालाँकि अभी वो 8 साल से ऊपर की है, लेकिन वो अपनी दादी से उसको रोज़ कहानी सुनना रहता है। सुनेगी, भूल जाएगी, लेकिन उसको सुनना है, तभी वो सोएगी चाहे रात के 10 बज जाएँगे। तो जो बच्चे होते हैं जो 7 वर्ष से 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं, ये अपने ज्ञान का अर्जन कैसे करते हैं? खेल के माध्यम से करेंगे, चित्रों के माध्यम से करेंगे, चित्रों का निर्माण करेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, कहानियाँ सुनकर भी ये अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। अगला है, इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है। जो बच्चा होता है, वो अपनी विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है, ठीक? अगला है एक तरफ़ा सोच। क्या है? एक तरफ़ा सोच। जो बच्चा है, वो सिर्फ़ एक तरफ सोच सकता है, वो चारों तरफ नहीं सोच सकता है, ठीक? स्वयं के बारे में ही सोचना, दूसरों के बारे में सोचने में असमर्थ होता है। अभी-अभी आपने लास्ट पॉइंट में ही देखा था कि जो बालक है,
यानी कि जो बच्चा है वो आत्म केंद्रित है, वो दूसरों के भावों, विचारों इनको सोचने में असमर्थ होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है। ठीक। अगला है, बातचीत में भी स्व अर्थात मैं का उपयोग करता है। मैं, मेरा, आपने बच्चों के मुंह से ये बहुत बार सुना होगा। ये मेरी चीज है, ये मैंने किया है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। मतलब उसे सिर्फ मैं ही उसको आता है कि ये सारी चीजें मेरी है, वो किसी और के बारे में नहीं सोच पाता है। मानसिक विकास तीव्रतर होता है, ये हमने पहले भी देखा था। जब हमने बौद्धिक विकास की बात की थी तब भी हमने चर्चा किया था कि जो मानसिक विकास है वो क्या होता है, वो तीव्रतर होता है। अगला है, विभिन्न समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढता है। जो बच्चा है इस अवस्था में वो जो तमाम उसके पास समस्याएं होती हैं उनका समाधान वो ढूंढ लेता है। ठीक। तो जो पियाजे महोदय हैं वो मानते हैं कि भाषा हमारे मानसिक प्रकाशन का सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसी के द्वारा हम अपने विचार हो गया, सोच, तर्क, विश्लेषण इन सभी पर प्रकाशन कर सकते हैं और वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं मानते हैं कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन? पियाजे। वो ये मानते हैं कि जो सेंसरी मोटर अवस्था है, सेंसरी मोटर अवस्था में ही बालकों के मन मस्तिष्क पर जिन वस्तुओं, जिन चित्रों को अंकित किया जाता है, उन्हीं से शब्दों को जोड़ लेते हैं, वो जोड़-जोड़ कर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर लेते हैं। जैसे जैसे छोटे बच्चे सभी चलने वाली वस्तुओं को क्या मानते हैं कि ये जीवित है। जैसे उन्होंने देखा कार, उनको लगता है हाँ, ये जीवित है। मोटर गाड़ी, हाँ, ये जीवित है। तो मतलब उन्हें ये समझ में आता है जो चीज़ें चल रही हैं वो जीवित हैं। ठीक? फिर धीरे-धीरे उनके ज्ञान का विकास होता है। वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में फ़र्क करने लगते हैं। उनको समझ आने लगता है कि जो चीज़ें साँस ले रही हैं, बढ़ रही हैं, वो क्या होती हैं? वो सजीव होती हैं। जो चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, वो निर्जीव होती हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे बच्चे के ज्ञान का विकास होता है। अब इतना तो होता है उनके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास। अब हम बात करेंगे जो तीसरी अवस्था बताई थी पियाजे महोदय ने, वो क्या थी? वो थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो पियाजे ने बताया कि जो तीसरी अवस्था है वो क्या है? वो मूर्त संक्रियात्मक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक मानी जाती है, जिसे हमने कहा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक? तो बालक की जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इन्होंने बताया ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो हम इसे भी समझ लेते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था तक बालक विद्यालय जाने लगता है। जो 7 से 11 यानी कि जब बच्चा 7 साल का होता है तो स्कूल जाता रहता है, ठीक? तो जो ये अवस्था है, इस अवस्था तक तो बच्चा विद्यालय जाने ही लगता है। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों, घटनाओं और सूचनाओं को समझने लगता है। जैसे वो उसकी जो विभिन्न ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके माध्यम से वो सूचनाओं, घटनाओं, चीज़ों इन सारी चीज़ों को समझने लगता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास के कारण जो बालक है, बालक में तर्क, चिंतन, विश्लेषण, स्मरण करना ये सारी चीज़ें सीख जाता है तथा कई चीज़ों के बारे में विस्तार व गहराई से जानना चाहता है। कौन? ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है। क्यों गहराई से जानना चाहता है? तो उसका कारण ये है कि जो बच्चा है, इस अवस्था में बालक खोजी व जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। कैसा हो जाता है?
तो खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का। वो घटनाओं को देखकर सोचने लगता है कि ये क्यों हो रहा है? ये चीज़ कैसे हो रही है? कब तक होगी? तो वो घटनाओं को देखकर सोचेगा, उस पे प्रश्न पूछेगा। अगर कोई चीज़ हो रही है तो ये सोचेगा कि ये कब बंद होगी, कब तक चलती रहेगी। तो इसी तरह से उसके जो मन मस्तिष्क है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं और जो बच्चा है वो इनका समाधान खोजने लगता है। यही कारण होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता-पिता या जो उनके शिक्षक हैं या जो उनके संगी साथी हैं, उनसे हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, उसके जो मन में प्रश्न उठते हैं, उसका वो उत्तर खोजना चाहता है। अगर जैसे जो माता-पिता हैं या फिर जो बालक शिक्षक हैं, अगर बच्चे को उसके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो वो मतलब उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। अगर उसे डाँट के भगा देते हैं, तो बालक प्रश्न पूछना बंद कर देता है, वो डरने लगता है। तो जो उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने जवाब नहीं दिया तो बच्चे के मन में प्रश्न नहीं उठेगा, प्रश्न तो उसके मन में उठेगा ही। आपने भले ही जवाब नहीं दिया, डाँट के भगा दिया। तो अगर डाँट के भगा दिया आपने, बच्चा आपसे प्रश्न पूछने नहीं आएगा, बच्चा डरेगा, लेकिन उसके मन में जो है प्रश्न तो उठेंगे ही, वो अपने प्रश्नों को मन ही मन में दबा लेता है। इससे क्या होगा? इससे बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें बाधा पहुँचती है, बच्चे का ज्ञान सीमित हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जो बच्चा होता है, उसका दमित प्रश्नों का उत्तर अपने संगी साथियों से पूछता है। अब जैसे आपने नहीं बताया, तो वो क्या करेगा? जाएगा अपने जो दोस्त हैं, अपने संगी साथी उनसे पूछेगा। अब ऐसे में जो उसके संगी साथी हैं, वो भी बहुत जानकार नहीं होंगे। अगर गलत जानकारी दे देते हैं, भ्रमपूर्ण उत्तर दे देते हैं, तो ये बच्चा उसी भ्रम में रह जाता है। अब उसके ना तो उसके साथियों को सही उत्तर पता है, ना ही उसे पता है। तो ये बच्चा जब भी कोई प्रश्न पूछे, तो आपको चाहे आप माता-पिता हों, चाहे आप जैसे बच्चे हैं, घर में छोटे हैं, आप दीदी हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, अगर बच्चा आपसे कोई प्रश्न कर रहा है, आपको उत्तर नहीं आ रहा है, आप उसे बाद में खोज कर बताइए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को डाँट कर आप भगा देंगे, तो बच्चे शांत हो जाएँगे। बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। अगर आपने उन्हें कोई चीज़ मना कर दी, तो वो शांत बैठने वाले नहीं होते हैं। ठीक? इस अवस्था का बालक समूह प्रेमी होता है और अपने संगी साथियों के साथ वो ज़्यादा समय बिताना चाहता है। वो अपने खिलौनों को शेयर करता है। समूह में रहने से उसके जो नवीन ज्ञान है उसका संचार होता है। अब उसे ये भली-भाँति ज्ञात हो जाता है कि दूध को अगर विभिन्न आकार के गिलास में डालें, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, मगर जो उसका आयतन है, उसमें समानता होती है। ठीक? मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक विभिन्न क्रियाओं को स्वयं करके सीखते हैं। जैसे जैसे अब वो क्या चाहते हैं, वो अपना स्कूल बैग खुद से ही सेट करना चाहते हैं, कपड़े अपने आप बदलना चाहते हैं, खुद ही नहाना चाहते हैं, खुद ही खाना खाना चाहते हैं और क्या और जैसे वो अपने कपड़े स्वयं पहनना चाहते हैं, अपने बालों में कंघी करना मतलब कि जो भी वो क्रियाएँ कर सकते हैं, जो भी उनकी क्रियाएँ हैं, दैनिक क्रियाएँ हैं, वो उन्हें स्वयं करना चाहता है और वो स्वावलंबी बनना चाहता है। लंबे समय तक एक ही कार्य करते रहने से बालक कार्य करने के नियम बना लेता है। अगर वो एक ही कार्य को बार-बार कर रहा है, तो वो नियम बना लेता है जिसे हम नियमीकरण की अवस्था भी कहते हैं। तो नियमीकरण की अवस्था कौन-सी है? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो नियमीकरण की अवस्था कहलाती है। ठीक? अब ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें कुछ क्षमताओं का विकास होता है।
जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें कुछ क्षमताओं का विकास होता है। वो क्षमताएँ हैं कौन-कौन सी? ज़रा एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है संरक्षण, कंज़र्वेशन। अब बालकों को ये पता होता है कि अगर द्रव तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा, उसका भार, उसका आयतन ये सारी चीज़ें अपरिवर्तित होती हैं। तो पियाजे ने इसे ही कंज़र्वेशन की संज्ञा दी। जो ये इसका विकास है, कंज़र्वेशन का विकास यानी कि संरक्षण का विकास है, ये 7 वर्ष की अवस्था से होता है। बालक अब अच्छे से समझ जाता है कि चाहे दूध की विभिन्न आकार के जो काँच के गिलास हैं उसमें क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन उसका जो भार है, उसकी जो मात्रा है, वो समान रहेगी। तो अब उसे आयतन, आकार, भार, मात्रा ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आपने देखा होगा अगर जैसे आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, ठीक? ये मान लीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सॉरी जो अभी हमने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कोई बच्चा है। तो आपके पास 2 ग्लास हैं। एक गिलास ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपने बच्चे को कोई चीज़ पीने के लिए दिया, मान लेते हैं कि शरबत ही दिया या कोल्ड ड्रिंक हमने दे दिया, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो बड़े वाले गिलास यानी कि दोनों में सेम मात्रा आती है। आपने इसको यहाँ तक भरा, लेकिन इसकी यहीं तली में ही कोल्ड ड्रिंक रह गई। अब जब बच्चे को आप गिलास को देंगे कि आप कौन-सा लोगे, तो बच्चा इसी ग्लास को लेगा। वो इसको कदापि नहीं लेगा। उसको लगेगा कि इसमें जो है ज़्यादा है, इसमें कम है। भले ही आप इसमें का इसमें उलट दें और इसका इसमें उलट दें, तब भी बच्चा यही लेगा, ठीक? तो लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, तब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि ग्लास में दोनों में सेम मात्रा में कोल्ड ड्रिंक है। हम इसको लें या इसको लें, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में समान मात्रा में रखा गया है। तो बच्चा आकार में जो भी डिफरेंस है उसको समझने लगता है, ठीक? दूसरा है दूसरा क्या है? क्रमबद्ध वर्गीकरण। क्रमबद्ध वर्गीकरण तो पियाजे के अनुसार 7 से 10 वर्ष का बालक वस्तुओं का वर्गीकरण क्रमबद्ध तरीके से करना सीख जाता है। इतना ही नहीं, वो जो विविध वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न तरीके से कर सकता है। कैसे? जैसे अगर बालक के सामने विभिन्न रंग या फिर आकार या भार की लकड़ी के ढेर रखे हैं, ढेर सारे खिलौने रख दिए जाएँ, तो वो उन्हें हल्का, भारी, रंग, आकार इनके अनुसार अलग-अलग कर सकता है। उनको अलग-अलग वो छाँट कर रख सकता है। इसी तरह से अगर उसके सामने आप काँच या फिर पत्थर या नगीना, सिक्के ये सारी वस्तुओं को रख देंगे, तो भी वो क्रमबद्ध तरीके से उनको छाँट लेता है, अलग कर देता है, उनको जमा लेता है। ठीक? अगला है क्रमबद्ध करना। क्या है क्रमबद्ध करना? तो इस अवस्था के बालकों में वस्तुओं को सीरियल से लगाने यानी कि क्रम से सजाने की क्षमता उनमें पूर्ण रूपेण विकसित हो जाती है। जैसे अगर बालकों को विभिन्न लंबाई की छड़ी दे दें और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाने को कहें या फिर बढ़ाएं या घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम, चाहे जैसे बच्चे को अगर आप लगाने के लिए कह देंगे तो बच्चा उस छड़ी को आराम से लगा लेगा, ठीक? चाहे आप उसे कहिए बड़े से छोटे लगा दो, चाहे छोटे से बड़े लगा दो। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक कई वस्तुओं का वर्गीकरण बिना उन्हें देखे कर सकते हैं मन में ही। जैसे अगर उनको कहा जाए कि एक व्यक्ति मतलब कोई भी है, राम है, श्याम है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, 2-3 लोग का नाम बता देंगे तो वो आराम से आपको बता सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है, कौन इसमें छोटा है। अगला है स्थान जनित तर्कन। स्थान जनित तर्कन
तो इस अवस्था में बालकों में स्थान संबंधी ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है। अब वे दूरी, दिशा, मानचित्र, ग्लोब, समतल इन सब के बारे में समझने लगते हैं। वो अपने चिंतन के द्वारा विभिन्न पहेलियों को भी बूझ सकते हैं। वे तमाम प्रकार के उद्दीपकों के पारस्परिक संबंध को समझने लगते हैं। उनके अंदर ठंडा-गरम, लंबा-छोटा, अच्छा-बुरा, सच-झूठ, गोरा-काला ये सारी चीज़ों का जो प्रत्यय होता है, इनसे संबंधित जो प्रत्यय होते हैं, उनके संबंध में बच्चे को समझ में आने लगता है। अब उसे विभिन्न चीज़ों में अंतर करना समझ में आ जाता है, ठीक? तो ये कुछ उन्होंने क्षमताएँ बताई कि जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आ जाती है, ठीक? अब ये हमने तीसरी अवस्था की बात की। अब आती है हमारी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या है? वही 11 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था तक, ठीक? 11 वर्ष तक हमने क्या देखा था? तो हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखी थी। लेकिन जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। तो इसका टाइम पीरियड इन्होंने क्या बताया था? वही 7 से 11 वर्ष के बाद। तो 11 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था तक ये जो अवस्था चलती है, इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो जाता है कि वो विभिन्न संक्रियाओं को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियाओं का निर्माण कर लेता है। अब वह समस्याओं के निराकरण हेतु न केवल एक ही हल को ढूंढता है, बल्कि वो अपने प्रयासों से परिकल्पनाओं के आधार पर एक प्रश्न के अनेक उत्तर ढूंढ लेता है। वो समस्याओं के निर्माण हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण कर लेता है। अब जरूरी नहीं है कि उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसे मूर्त चीजें ही चाहिए। वो समस्याओं के निर्माण हेतु अमूर्त नियमों का भी निर्माण कर लेता है। तो इस अवस्था के बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। क्या अभी तक आपने तार्किक चिंतन के बारे में बात की? हमने चिंतन की बात तो कर ली थी। जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें हमने तार्किक चिंतन की बात तो कर ली थी। चिंतन की बात तो कर ली थी, लेकिन क्या हमने तार्किक चिंतन की बात की थी? नहीं, क्योंकि जो तार्किक चिंतन की शक्ति होती है, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। उसके चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण ये सारी क्षमताओं में परिपक्वता, शुद्धता, परिष्कृतता आने लगती है। अब जो बच्चा है, वो कहानी और कविताएँ लिखने लगता है, चित्रांकन करने लगता है, अपने भावों, अपने विचारों को पेंटिंग के माध्यम से अपने जो है कागज़ पर अपने भावों को उतार सकता है। वो अमूर्त चिंतन के द्वारा विज्ञान के कई प्रश्नों को समुचित हल स्वयं से ही निकाल सकता है। इतना ही नहीं, जो बच्चा है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, वो विज्ञान के तथ्यों को जानने के लिए भी मंथन करता है। क्या करता है? मंथन करता है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये कहाँ गया? यहाँ गया। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें मुख्य रूप से कुछ योग्यताएँ बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। जैसे आपने मूर्त अवस्था में देखा था, तो उसमें कौन-कौन सी क्षमताएँ थी? एक तो संरक्षण था, क्रमबद्ध वर्गीकरण था, क्रमबद्ध करना था और चौथा जो हमने देखा था, वो था स्थान जनित तर्कन। तो उसी तरह से जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें भी बच्चों में कुछ योग्यताओं का विकास होता है। वो क्या है? पहला है तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास।
अभी तक आपने चिंतन के बारे में तो सुना था, लेकिन आपने तार्किक चिंतन के बारे में नहीं सुना था। ठीक? अगला है समस्या समाधान की योग्यता। अब जो बच्चा है इस अवस्था में उसके पास समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर की योग्यता का विकास। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे को वास्तविक और अवास्तविक चीजों के बीच में अंतर करना आ जाता है। अगला है वास्तविक अनुभवों की कल्पना। जो बच्चा है वो उसके अंदर जो वास्तविक अनुभव की कल्पना परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास उसके अंदर हो जाता है। और जो पांचवा विकास होता है वो होता है कि परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। ठीक? तो इसमें ये सारी जो योग्यताएं हैं बच्चे के अंदर आ जाती हैं। ठीक? जब बालक किसी समस्या को सुलझाना चाहता है तो वो अपने उन सामान्य तरीकों से सुलझाने का प्रयास करता है। जब बच्चे की समस्याएं सामान्य तरीके से नहीं समझ में आती हैं, नहीं सॉल्व होती हैं, तो वो उनके लिए विशिष्ट तरीकों को अपनाता है और सरल और विशिष्ट तरीके में अंतर को स्पष्ट करता है, चीज़ों को समझता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। ठीक? तो ये हमने देखा क्या? ये हमने देखा जो इनकी 4 अवस्थाएँ थी। अब ये भी इन्होंने बताया, थोड़ा-सा हम इसे देख लेते हैं कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें किस तरह से किन-किन चीज़ों का विकास होता है। थोड़ा-सा यहाँ समझेंगे, बाकी तो हमने नोट डाउन कर ही लिया है, देख ही लिया है कि किन-किन चीज़ों का विकास होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो सबसे पहले आप इसकी समस्या जो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, आप इसके टाइम को ध्यान रखेंगे कि इसका समय कब से कब तक होता है। अब अगर हम बात करें कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें सबसे पहले उच्च स्तर के संक्रियाओं का निर्माण होता है। अब इसमें हर एक चीज़ उच्च स्तर की होगी। बच्चे के सोच उच्च स्तर के होंगे, उसके क्रियाकलाप उच्च स्तर के होंगे, उसकी जो कल्पनाएँ हैं, वो भी उच्च स्तर की होंगी, उसका जो चिंतन है, वो भी उच्च स्तर का होगा, उसका तर्क करना भी उच्च स्तर का होगा। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा उच्च स्तर के संक्रियाओं का निर्माण करता है। अगला है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इससे पहले वो तार्किक चिंतन नहीं कर रहा था, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उसने तार्किक चिंतन करना भी प्रारंभ कर दिया। चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि में शुद्धता एवं परिष्कृतता आने लगती है। ठीक? अगला है समस्याओं की स्वयं की समस्याओं का निराकरण करना एवं दूसरों की समस्याओं को सुलझाना। यानी कि बच्चा अपनी समस्याओं का तो समाधान करता ही करता है, साथ में दूसरों की समस्याओं का भी वो समाधान करता है। अगला है पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। ठीक? अगला है परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन द्वारा विभिन्न प्रकार के समस्याओं को सुलझाना, गणित एवं विज्ञान के विषयों पर खोज करने लगता है। अगला है वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास हो जाता है। और लास्ट वाला है इसमें कि वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर करने की योग्यता उसके अंदर में विकसित हो जाती है। ठीक? तो ये 4 तो हमने देख लिया कि जो संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं थी, जो कि पियाजे महोदय ने बताया था, हमने उस पर चर्चा कर लिया है। अब हमें क्या देखना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं? संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? एक बार जरा हम उन पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक? तो संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी है? हम उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक विकास
के निश्चित प्रारूप होते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसके एक निश्चित प्रारूप होते हैं। सभी बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, वो एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। ये भले हो सकता है कि उनका जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आनुवांशिक ये सभी कारणों की वजह से कई कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से विकास में थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। अगली विशेषता, वैसे ये सारी विशेषताएँ आप लोग पढ़ चुके हैं। ये विशेषताएँ जो हैं, इनके नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस आपको थोड़ा-सा एक बार रिकॉल कर लेना है। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। बालक पहले स्थूल चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है, उसके बाद सूक्ष्म ज्ञान को वो ग्रहण करता है। जैसे बालक पहले उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करता है जो कि मूर्त हैं, जिसे वे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनके स्वाद को वो चख सकते हैं। तो वो मूर्त चीज़ों के बारे में जानता है। जैसे अगर वो माता को देखकर अपने हाथ-पैर फैलाता है, पटकता है, खुश होता है, हाव-भाव का प्रदर्शन करता है, माँ की गोद में जाने के लिए वो तमाम प्रकार की क्रियाएँ करता है। लेकिन जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है, अब वो माँ की विभिन्न मुद्राओं को समझने लगता है। अब उसे आसानी से समझ में आता है कि माँ खुश है या नाराज़ है, गुस्से में है या हँसी से मुझे देख रही है। तो वो इन सारी चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। अगला है जो संज्ञानात्मक विकास है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये तीसरी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बालक प्रारंभ में किसी वस्तु, चीज, घटना या फिर कोई सूचना हो गया, इसे सामान्य रूप से देखता है। जैसे जब बालक आकाश में झिलमिलाते हुए तारों और चंद्रमा को देखता है तो उसे बड़ा मजा आता है। ये प्राकृतिक चीजें उसे बड़ी ही लुभावनी और आनंदमयी लगती हैं। इसी तरह से जब वो बरसात की बौछारों को धरती पे गिरते देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। मतलब उसे जो खुशी होती है उसको वो इज़हार करता है, खुश होकर अपनी घटनाओं को जो भी वो देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक? अगला है व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। ये तो सच है कि सभी बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है, एक जैसा एक ही दर, एक ही समय में नहीं होता है। क्योंकि हर एक बालक का वंशानुक्रम अलग-अलग होता है। उनकी जो शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास हैं, इन सभी में अलग-अलग देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जैसे जो एक ही कोख में पले-बढ़े माता-पिता के बच्चे होते हैं, उनमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक? ये आपको जो व्यक्तिगत भिन्नता है, हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगला है संज्ञान का संचय होता है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास ऐसे ही रातों-रात नहीं हो जाता है। ना ही बालक एकाएक ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो धीरे-धीरे एक क्रम में होती है। बालकों में जो प्रत्यय हैं, जो विभिन्न प्रत्यय हैं, उनसे संबंधित जो ज्ञान है, वो एक-एक करके उनके मस्तिष्क में आते हैं। जैसे जब बालक को लाल, पीला, हरा, नीला ये सारे रंगों का ज्ञान हो जाता है, तब उसे बाद में पता चलता है आसमानी, बैंगनी ये सारे रंग उसको पता चलते हैं। इसी तरह से पहले वो चौकोर, गोल, लंबा, छोटा ये सारी चीज़ें समझ पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि षष्टभुज होता है, अष्टभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है। पहले उसे चौकोर चीज़ें
चौकोर ही समझ में आती हैं। बाद में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अरे चौकोर में तो वर्ग आता है, चतुर्भुज आता है, आयत आता है, तो धीरे-धीरे उसके मस्तिष्क का विकास होता है, एकाएक नहीं होता है। तो वो अपने ज्ञान का संचय करता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। सभी बालकों में ज्ञान सीखने की, उन्हें अर्जित करने की प्रकृति जो होती है, वो पाई जाती है। ये अलग बात होता है कि जैसे कुछ बालक हैं, ये उनकी जो ज्ञान है, उनका क्षमता है, वो अधिक होता है और कुछ बच्चों में कम होता है। ऐसा अगर जैसे अध्ययन किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि अगर बालक को किसी समय पर समुचित शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें दृश्य श्रव्य विधि से पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं तथा उन्हें विभिन्न वस्तुओं के संबंध में भी जानकारी मिलती है। जब बच्चा विद्यालय जाता है, उसे सुनियोजित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। उसकी कल्पना, उसकी शक, तर्क, चिंतन, ध्यान, इन सभी का विकास किया जाता है। ठीक? अगला है कि जो संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू अंतः संबंधित होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ये सारे विकास से गहरा संबंध होता है और ये आपस में संबंधित होते हैं। जैसे आपने हर विकास में ये विशेषता ज़रूर पढ़ी है, चाहे वो आपका मानसिक हो, क्रियात्मक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो। ये सारे विकास आपने पढ़ लिया है और ये सारी विशेषताओं को आपने सभी में पढ़ा है। ठीक? जैसे अगर बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, वो लंबे समय तक बीमार है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी देरी से होगा, क्योंकि ये तो आपने हजारों बार सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तन बीमार होता है, तो मन अपने आप ही बीमार हो जाता है। बालक में कुछ भी करने की, कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं रह जाती है, वो हमेशा चिड़चिड़ा, दुखी, खिन्नित, ये सारी चीज़ें रहता है। और अगर वो हमेशा चिड़चिड़ा है, क्रोधी है, तो उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छे से नहीं होगा और वो सामाजिक समायोजन भी नहीं कर पाएगा। तो जो विकास के तमाम पहलू हैं, वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक का विकास अगर डगमगाया, तो बाकी विकास भी डगमगा जाते हैं। अगला है संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। तो जो संज्ञानात्मक विकास में बालक जो भी सीखता है, वो भूत और वर्तमान इन दोनों के आधार पर सीखता है। बालक का मस्तिष्क जो है, वो जो कुछ भी ग्रहण करता है, वो उसे पुरानी युक्ति से जोड़ता है। फिर उस पर तर्कना करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, विश्लेषण करता है, तब जाकर नई चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे अगर बालक पूर्व में घोड़ा देखा है, लेकिन वो ऊँट नहीं देखा है, तो बालक ऊँट को देखकर झट से उसके कुबड़ वाला घोड़ा बताता है। ठीक? साथ ही वो ये भी बताता है कि घोड़े यानी कि ऊँट के बड़े कुबड़ और लंबी गर्दन होती है। अगर वहीं बच्चे को ये बता दिया जाए कि घोड़ा नहीं बल्कि ऊँट है, जो कि रेगिस्तान में चलता है और इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, या और इसके जो गद्दीदार पैर होते हैं, इनकी लंबी गर्दन होती है, तो बालक पुनः चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, तर्कना करेगा, वर्गीकरण करेगा, विश्लेषण करेगा। इनके आधार पर वो दोनों में भेद करने लग जाएगा। मतलब उसे समझ आ जाएगा कि ऊँट अलग होता है और घोड़ा अलग होता है। इसी तरह से जो एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे कुत्ते और बिल्ली में डिफ़रेंस नहीं समझ में आता है, तो वो सिर्फ़ 4 पैरों वाले जानवर को ही या तो कुत्ता बताएगा या तो उसे
गाय बोलेगा या फिर बिल्ली बोलेगा, जो भी है, जब बच्चे को आप बता देते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, ये गाय है, तो वो अपनी तर्कनाओं से, अपने विचारों से, अपने स्मरण से वो उनमें डिफरेंस करना सीख जाता है। ठीक? तो ये कुछ संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं थी जिसे हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं आज के हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? तो हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। बस ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ठीक? तो किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, किस प्रकार होगा, ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो उसी में से कुछ कारक हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाता है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक तो संज्ञानात्मक का मानसिक और बौद्धिक विकास से गहरा संबंध होता है। मानसिक विकास एक जन्मगत जात योग्यता होती है, यानी कि बालक तीव्र बुद्धि का होगा, दुर्बल बुद्धि का होगा, इस आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। जैसे जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है उनका संज्ञानात्मक विकास जल्दी होता है, वहीं जिन बच्चों की बुद्धि निर्बल होती है उनका संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। दूसरी जो है वो है ज्ञानेंद्रिय परिपक्वता। संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानेंद्रिय जो परिपक्वता है ये भी प्रभावित करती है। ज्ञानेंद्रियों का विकास भी प्रभावित करता है। जिन बालकों की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो आपने जब प्रसार शिक्षा पढ़ा था तो वहां पर दहामा के द्वारा जो धारण क्षमता बताई गई थी, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा धारण क्षमता बताई गई थी, तो जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा कितना कितना धारण करता है व्यक्ति, उन्होंने बताया था। तो जरा एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कि उन्होंने कितना कितना बताया था। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? संज्ञानात्मक विकास। तो जिन बालकों का जो ज्ञानेंद्रिय विकास है जितना अधिक विकसित होगा, वे उतनी ही शीघ्रता से वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर बात करें कि जिन बच्चों का जो ज्ञानेंद्रिय विकास है वो अच्छा नहीं है, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी उतना सही से नहीं हो पाता है। अगला है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता क्या है? तो जिन बालकों की मानसिक योग्यता अधिक होती है, वे वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण शीघ्रता से करते हैं। उनकी तर्क शक्ति, उनका चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, विश्लेषण शक्ति, ये सारी चीजें मानसिक क्रिया पर अधिक होती हैं। ऐसे बालक जो सूचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनके संबंध में शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वहीं बात करें मस्तिष्क में विकार, एक छूट गया सीखने का अवसर। जैसे जिन बालकों को जितना अधिक सीखने का अवसर मिलता है उतना ही उनका अधिक ज्ञान विकसित होता है। यही कारण होता है कि उच्च आर्थिक और सामाजिक परिवार वाले बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो निम्न आर्थिक और सामाजिक परिवार वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के बालक हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल, इन सारी जो उनकी मतलब आवश्यक सामग्रियां हैं उनको उपलब्ध हो जाती हैं। उन्हें एक से बढ़कर एक पुस्तकें पढ़ने को मिलता है। कहने का मतलब कि उनको सीखने का अवसर अधिक मिलता है, और जिन्हें सीखने का अवसर अधिक मिलता है उनका संज्ञानात्मक विकास भी अधिक होता है। ठीक? अगला है मानसिक विकार, यानी कि मस्तिष्क में विकार। मस्तिष्क में कोई दोष हो, विकार हो, चोट लग गई हो, तो बालक वस्तु का प्रत्यक्षीकरण ठीक से नहीं कर पाता है। कारण स्पष्ट है, उनके मस्तिष्क में उस वस्तु का सही सही प्रतिबिंब बन ही नहीं पाता है। इसी वजह से वस्तु के सभी संबंध में सही जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर
उदाहरण के लिए आप ऐसा देखें, जैसे अगर बालक के स्मृति केंद्र में चोट लग गई है और वो भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो बालक को याद रखने में, ध्यान रखने की जो उसकी क्षमता है, वो विकसित नहीं हो पाती है। ठीक? तो अगर बच्चे के मस्तिष्क में कहीं चोट लग गई है, किसी भी तरह से उसका जो मस्तिष्क है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो बालक के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। हमें पहले भी पता है, हमने कई बार चर्चा किया है कि जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी स्वस्थ मन का विकास होगा। जब बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, तो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। वो चीज़ों को सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है। और जब बच्चा अस्वस्थ होता है, दुखी होता है, उदास होता है, खिन्न होता है, रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि। तो बुद्धि किस तरह से मानसिक विकास को प्रभावित करती है? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जितनी अधिक होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता भी उतनी अधिक होती है। जरा एक बार बताइएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? और हो सके तो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी एक बार लिख दीजिएगा। ठीक? तो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है, उनकी जो बौद्धिक विकास है वो भी अधिक होता है। वो चिंतन, स्मरण, वर्गीकरण, इन सारी योग्यताएं उनके पास अधिक होती हैं। ठीक? अगला है वातावरण। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में जो वातावरण होता है, ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी भी बालक की बुद्धि उसकी आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, लेकिन इसका विकास किस सीमा तक होगा, इसका निर्धारण ये वातावरण पर करता है। अगर किसी बालक का पालन पोषण सुंदर, स्वस्थ, उपयुक्त और शिक्षित वातावरण में होता है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। लेकिन ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो वातावरण होता है, वातावरण के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे परिवार का वातावरण आता है, समाज का वातावरण आता है, विद्यालय का वातावरण आता है। तो ये सारे वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण में केवल एक ही कारक, भौतिक कारक ही नहीं आता है। अगला है समायोजन क्षमता। हमें ये पता है कि संज्ञानात्मक विकास का समायोजन क्षमता से गहरा नाता होता है। जिन बालकों का स्कूल, घर, परिवार, समाज, इन सारे लोगों से अच्छा समायोजन होता है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में आते हैं, उनमें नई-नई बातों को सीखते हैं, साथ ही ज्ञान सुदृढ़, सुनियोजित और अस्थायी होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जिन बालकों का समायोजन अपने ही घर परिवार, समाज, स्कूल के साथियों के साथ अच्छा नहीं होता है, तो उनके ज्ञान का विकास तो कम ही होगा। साथ ही उनका ज्ञान मिथ्या और भ्रामक भी हो सकता है। ठीक? अगला है शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास बालक के बौद्धिक क्षमता, आनुवांशिकता, वातावरण, इन सभी बातों पर तो निर्भर करता ही है। लेकिन बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए उचित प्रशिक्षण और शिक्षण आवश्यक है। जिन बालकों का समय पर सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, सही उम्र में उन्हें वस्तुओं, चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है, उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जाता है, तब उनका ज्ञानार्जन अधिक नहीं होता है। अगर उन्हें सही समय पर सारी चीज़ों की जानकारी दे दी जाए, तो उनका जो प्रत्यक्षीकरण है वो अच्छा होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। अगला है और आपका लास्ट है, वो है आयु विभेद।
आयु विभेद यानी कि एक नवजात शिशु अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल ही अनजान रहता है। वो केवल रोना जानता है, उसे जिस करवट आप लिटा देंगे उसी करवट पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाता है। पहले बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं के बारे में जानता है, जैसे माँ, बोतल, दूध, पानी, गिलास, रुमाल, ये सारी चीजें। फिर जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है। उसमें चिंतन, उसमें तर्क, स्मरण, ध्यान, मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा मूर्त चीजों को समझता है, मूर्त चीजों के बारे में जानकारी लेता है। अब मूर्त का मतलब क्या? मूर्त का मतलब वही जिसे आप देख सकें, जिसे आप सुन सकें, जिसे आप छू सकें। बाद में वो अमूर्त चीजों के बारे में जानने लगता है। धीरे धीरे उसका संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो इस तरह से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में ये सारे कारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज हमारा संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट हो गया। कल हमने देखा था, इसका एक पार्ट कल हुआ था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। हमारा संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर बुक होगी तो एक बार पढ़कर ज़रूर आइएगा। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।